हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 20 सितंबर। आज की गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित खबर देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली न्यूज़ है, वंचित छात्रों की परीक्षाएं अक्टूबर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विव के शैक्षणिक सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने से जो वंचित रह गए हैं उनकी परीक्षाएँ अक्टूबर मध्य तक हो पाएंगी। नवंबर में परीक्षा का परिणाम मिल पाएगा। उसके बाद आगामी कक्षाओं में प्रवेश ले सकेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए तत्काल बाद परीक्षा में शामिल होने से रह गए छात्रों की परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया गया था, जिससे उनका सत्र और पढ़ाई प्रभावित ना हो। मुख्य परीक्षा 17 अगस्त को हुई थी। बीए, बीएससी, बीकॉम और बीकॉम वोकेशनल तृतीय वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम भी जारी कर दिए हैं। स्नातक में एमकॉम का परिणाम जारी हो गया है। उस हिसाब से परीक्षा फॉर्म भरने से रह गए छात्र पिछड़ रहे हैं। मुख्य परीक्षा में शामिल होने से रह गए छात्रों के सभी परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 23 सितंबर है। अभी तक करीब 6000 छात्रों ने आवेदन किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी परीक्षा का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। विव छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष गौरव शर्मा का कहना है कि परीक्षा परिणाम में देरी से स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को कहीं और प्रवेश लेने में परेशानी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन नवंबर तक जारी कर पाएगा परिणाम। करीब 6000 छात्र छात्राओं ने भरा फॉर्म, परिणाम जल्द जारी करेंगे, ये यहाँ पर उन्होंने कहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, होमगार्डों के एरियर का इसी महीने पूरा हो जाएगा भुगतान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिपाही के वेतन के बराबर होमगार्डों के मानदेय को किए जाने के फैसले को 30 सितंबर तक 100% लागू कर दिया जाएगा। यानी सभी होमगार्डों को एरियर का भुगतान 30 सितंबर से पहले हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल होने के बाद होमगार्ड विभाग से 1 अक्टूबर तक हलफनामा मांगा था। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद होमगार्ड विभाग ने अब तक एरियर के हकदार होमगार्डों की सूची उपलब्ध न कराने वाले महकमों से सूची मांगी है। होमगार्ड विभाग की ओर से यूपी 112 को पत्र लिखकर कहा गया कि 6 दिसंबर 2016 से 31 अगस्त 2019 तक ड्यूटी करने वाले होमगार्ड का मास्टर रोल मांगा है, ताकि संबंधित होमगार्ड के एरियर का भुगतान किया जा सके। इसी तरह जेल विभाग को भी पत्र लिखकर इस अवधि में ड्यूटी करने वाले होमगार्डों की सूची मांगी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, अक्टूबर से ऑनलाइन जमा होंगे पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र। 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र पेंशन धारक 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। यह सुविधा 30 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। अन्य पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक दी जाएगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रधान डाकघरों को जीवन प्रमाण पत्र एकत्र करने के लिए केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सभी निष्क्रिय आईडी को दोबारा सक्रिय करने का भी निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर CSC को भी 20 सितंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, अमेरिका में तूफान पीटर का खतरा। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि रविवार तड़के अटलांटिक महासागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय तूफान पीटर उत्पन्न हुआ और इसके साथ ही सुदूर पूर्व अटलांटिक महासागर में एक नया उष्णकटिबंधीय दबाव बन रहा है। मियामी में अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने सुबह जारी की गई सलाह में कहा कि पीटर तूफान उत्तरी लीवार्ड द्वीप समूह के करीब 1015 किलोमीटर में पूर्व में स्थित है। तूफान से मंगलवार तक वर्जिन द्वीप और प्यूर्तो रिको समेत कई द्वीपों पर बारिश आने की संभावना है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीटर तूफान कहाँ आया, तो ये अमेरिका में आया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, BRO में पहली बार महिला अफसरों की पलटन। सीमा सड़क संगठन BRO ने पहली बार उत्तराखंड में अपनी 75 सड़क निर्माण कंपनी RCC के कमांडिंग अधिकारी के तौर पर महिला सैन्य अधिकारी मेजर आइना राणा की नियुक्ति की है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि मेजर आइना के नेतृत्व में 3 कमांडों की पलटन में कैप्टन अंजना, AE सिविल भावना जोशी और AE सिविल विष्णु माया हैं। ये तीनों पहली महिला RCC बनी हैं। मंत्रालय ने कहा कि BRO ने अधिकारियों से लेकर कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर तक बड़ी संख्या में महिलाओं की तैनाती की है। जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स अधिकारी AE सिविल वैशाली हिमासे ने 28 अप्रैल को 83 सड़क निर्माण कंपनी की बागडोर संभाली थी। यह कंपनी मुनेसेरी से बगदियार मिलम को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण भारत चीन सड़क पर तैनात है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, आम इंसान का हुआ आसमान, रचा इतिहास। 3 दिन अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटा SpaceX का विमान। यहाँ पर सामान्य नागरिकों से अंतरिक्ष पर्यटक बने 4 लोग अमेरिकी प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी SpaceX के एस्पिरेशन 4 मिशन के जरिए 3 दिन अंतरिक्ष में रहने और पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद सकुशल लौट आए हैं। रविवार सुबह भारतीय समयानुसार करीब 4:30 बजे मिशन अमेरिका में फ्लोरिडा के निकट अटलांटिक में उतरा। केवल नागरिकों द्वारा की गई यह पहली सफल अंतरिक्ष यात्रा बनी, जिसने साबित कर दिया कि आधुनिक विज्ञान के युग में अब अंतरिक्ष आम इंसान का हो चुका है। वापसी के लिए यान ने शुक्रवार को धरती की ओर लौटने के लिए 2 रॉकेट बर्न का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया में यान को एक निर्धारित क्षेत्र व दिशा की ओर बढ़ाया जाता है। पर्यटकों को लेकर मिशन का कैप्सूल
रेजेलियस लैंडिंग साइट की ओर बढ़ा। इससे पहले बीते बुधवार को इसे कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपण के महज 3 घंटे में यात्री करीब 585 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाए गए। यह ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र और हबल अंतरिक्ष दूरबीन की कक्षा से अधिक होती है। 1972 के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो मून कार्यक्रम के बंद होने के बाद मानव द्वारा हासिल सर्वाधिक ऊंचाई भी यही है। पिज़्ज़ा सैंडविच खाए और सेलिब्रिटीज से की बातें। 3 दिन अंतरिक्ष में रहने के दौरान पर्यटकों ने विशेष भोजन के बजाय ठंडे पिज़्ज़ा सैंडविच पास्ता पर गुजारा किया। फिल्में भी देखीं, साथ ही जल्द अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने जा रहे टॉम क्रूज और रॉक बैंड U2 के मुख्य सदस्य बोनो ने उनसे फ़ोन पर बातचीत भी की। 2 पायलट पर यात्रा में योगदान नहीं। इंस्पिरेशन 4 की टीम का नेतृत्व 38 साल के आइजक मैन ने किया, जो एक ई-कॉमर्स कंपनी के मुखिया हैं। अनाधिकृत तौर पर बताया गया है कि उन्होंने इस यात्रा की सभी 4 सीटों के लिए करीब पौने 1500 करोड़ रुपए चुकाए थे। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महासागर में उतरा कैप्सूल। अटलांटिक में उतरते समय कैप्सूल की गति करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कुछ मिनट बाद स्पेस एक्स की नौकाएं चिकित्सकों सहित उन्हें निकालने पहुंच गईं। सबसे पहले मुस्कुराते हुए बाहर आईं, उनके बाद क्रेस बाय प्रॉक्टर और सबसे आखिर में मिशन कमांडर आइजक मैन बाहर निकले। इसके पहले पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होते समय उनकी कैप्सूल के बाहर का तापमान करीब 1900 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। मिशन को अंजाम देने वाले एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कहा कि यह मिशन साबित करता है कि आज अंतरिक्ष सभी के लिए सुलभ हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये है अंतरिक्ष यात्री सैलानी आइजक मैन, सायन प्रॉक्टर, हैले ऑर्सेनॉक्स और क्रिस सेब्रोक्स्की। ये आपको याद रखने, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। नई उपलब्धियाँ, कीर्तिमान, यहाँ पर इमेज भी दी गई है और भविष्य। मिशन में शामिल 29 साल की हैले आज विश्व की सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो ये हैले हैं। 591 मानव अब तक अंतरिक्ष यात्रा कर चुके हैं, इन चारों को मिलाकर। यह उपलब्धि मानव ने केवल 60 वर्ष में हासिल की है। अगले 6 वर्ष में संख्या 1000 के पार होने का अनुमान है। ऐसे ही 6 और उड़ानें प्रस्तावित हैं। स्पेस एक्स द्वारा जल्द ही 6 और उड़ानें भेजी जाएंगी। इनमें 4 के लिए बुकिंग हो चुकी है। पर्यटकों ने पैसा भी चुका दिया है। अगले वर्ष के शुरू में कंपनी की पहली अंतरिक्ष उड़ान 3 कारोबारियों को लेकर रवाना होगी। हर कारोबारी ने इस उड़ान के लिए 405 करोड़ रुपए का टिकट लिया है। वहीं Amazon.com के संस्थापक जेफ बेजोस और ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की अंतरिक्ष पर्यटन कंपनियां ब्लू ओरिजिन व वर्जिन गैलेक्टिक भी अंतरिक्ष पर्यटन के लिए परीक्षण उड़ानें पूरी कर चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, अमेरिका अनुपम खेर को मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने शनिवार को यहाँ एक विशेष कार्यक्रम में खेर को हिंदू अध्ययन में PhD की मानद उपाधि दी। अभिनेता ने कहा, मैं इस उपाधि को प्राप्त कर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यह उपाधि मुझे हिंदू धर्म के दर्शन के बारे में बात करने के लिए मंच प्रदान करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में EWS को आरक्षण है या नहीं। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को 21 सितंबर को पक्ष पेश करने को कहा। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भर्ती के मामले में सरकार से पूछा है कि आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण है या नहीं। कोर्ट ने इस संबंध में सरकारी वकील के आग्रह पर खास तौर पर सरकार से निर्देश लेकर 21 सितंबर को पक्ष पेश करने को कहा है कि निर्धारित फॉर्म में इस कोटे का कॉलम है या नहीं। न्यायमूर्ति AR मसूदी ने यह आदेश दिया कि दीपक मिश्रा की याचिका पर दिया गया। याचिका में EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित फॉर्म में जिक्र न होना कहा गया है। याचिका के अधिवक्ता ब्रजेश कुमार तिवारी का कहना था कि आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत सहायिकाओं की भर्ती होनी है। इसके लिए 29 जनवरी शासन निर्देश में EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण देने का भी प्रावधान है। इसके बाद मांगे गए ऑनलाइन आवेदन के प्रोफार्मा जो है उसमें EWS वर्ग का कोई कॉलम नहीं है, यानी इस वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नियमित नियुक्तियाँ बढ़ाई जाएंगी, संविदा होगी कम। KGMU में अब संविदा के बजाय नियमित कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। पिछले कई सालों संस्थान में नियमित नियुक्तियां नहीं हुई हैं। ऐसे में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्थान पर संविदा पर भर्ती कर काम चलाया जा रहा है। इसके लिए नर्सिंग के 926 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। दूसरे चरण में भर्तियों के लिए समूह के पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ चयन आयोग को पत्र भेजा जा चुका है। KGMU में इस समय 10,000 के करीब कर्मचारी हैं। इनमें से मुश्किल 1/4 नियमित हैं, बाकी संविदा पर हैं। इसके चलते जहां संस्थान के काम प्रभावित होते हैं, वहीं दूसरी ओर ये कर्मचारी कम वेतन मिलने का मुद्दा भी उठाते रहते हैं। ऐसे में के खाली पदों पर भर्ती की मांग जोर पकड़ती रहती है। इसे देखते हुए KGMU ने नर्सिंग के पदों व अन्य पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ISO भर्ती के लिए मंत्री को दिया ज्ञापन।
सहायकी अधिकारी, शोध अधिकारी 904 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रविवार को प्रयागराज के प्रभारी मंत्री एवं जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने मंत्री को बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2019 में जारी किया था, लेकिन अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। भर्ती का विशेष पाठ्यक्रम न होने के कारण अभ्यर्थी अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं और उनके भविष्य के लिए संकट पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने मंत्री से मांग की है कि परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित की जाए और भर्ती शुरू की जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण कुमार, विनीत कपूर, धर्मेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ दी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा। यूपीपीएससी विषयवार आवंटित किए गए थे केंद्र, महज 32% रही उपस्थिति। डिटेल में न्यूज़ देख लेते हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए रविवार को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा तकरीबन 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ दी। वहीं भी ऐसे समय में जबकि रोजगार का संकट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार विषयवार परीक्षा केंद्र आवंटित किए थे। ऐसे में महिला अभ्यर्थियों को भी दूसरे जिलों में सेंटर आवंटित कर दिए गए थे। इसका नतीजा रहा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी केंद्रों तक पहुंचे नहीं और महज 32% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे की पाली में आयोजित की गई। प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर 4,91,370 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से 4 लाख ने किया था, तो यहाँ पर 3.5 लाख करीब छोड़ चुके हैं, तो करीब यहाँ पर 2 लाख मान सकते हैं, 2 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। प्रयागराज में 44% रही उपस्थिति। प्रयागराज में हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के लिए 112 केंद्र बनाए गए थे। यहाँ परीक्षा के लिए 52,057 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 21,857 अभ्यर्थी यानी 41% ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सर्वाधिक 44% उपस्थिति जौनपुर में रही। वहीं भूगोल विषय के अभ्यर्थियों के लिए सेंटर बनाए गए थे जौनपुर में। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज में भर्ती के लिए पहली बार हुई थी लिखित परीक्षा। जो ये प्रवक्ता के लिए परीक्षा हुई थी, ये पहली बार हुई थी। पहले इंटरव्यू से चयन होता था। विषय का एक प्रश्न पत्र था जो वस्तुनिष्ठ एवं भौगोलिक प्रकार का था। इसमें प्रश्न पत्रों की संख्या 120 थी। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 120 थी, जिनमें 80 प्रश्न थे वैकल्पिक विषय और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के थे। परीक्षा में माइनस मार्किंग भी थी। सो अभ्यर्थियों ने जीएस के कठिन सवालों को छोड़ देना ही बेहतर समझा। जीएस में उत्तर प्रदेश के जुड़े कई सवाल पूछे गए। वहीं इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र से जुड़े सवालों ने भी अभ्यर्थियों के लिए चुनौती पेश की है। परीक्षा बाद बसों में भीड़ चढ़ने के लिए हुई धक्का मुक्की। यहाँ पर इमेज भी दी गई है। यहाँ पर जो परीक्षार्थी आए हैं, जीएस में पूछे गए कुछ प्रमुख सवाल देख लेते हैं। जीएस में के तो पहला सवाल है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर था? ऑप्शन यहाँ पर दी गए हैं, मेरठ, नोएडा, लखनऊ, कानपुर। आपको सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। सवाल, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, ये सवाल था। ऑप्शन भी दिए गए थे। निम्नलिखित में कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता है? तो यहाँ पर ये तो जौनपुर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन भी दिए हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? यहाँ पर आप ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं और ये गूगल सर्च करके भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके आंसर। करेक्ट आंसर देखने हैं और डिटेल में देखने हैं तो गूगल सर्च कर लीजिए, अपनी बुक से मिला लीजिए। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशनभोगी बना था? यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन दिए हैं, अकबर द्वितीय, शाह आलम, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? केन्या, युगांडा, गैबोन, जाम्बिया। निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सिंगमो, घोड़े, मोडनी, जेता। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? गौड़, खरवार, सहरिया, चेरो। महिला अभ्यर्थियों को भी नहीं मिला जिले में परीक्षा केंद्र, ये तो मैं पहले ही बता चुका। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, चन्नी पंजाब के नए सरदार, पहली बार प्रदेश को मिला दलित मुख्यमंत्री। अमरिंदर के धुर विरोधी की ताजपोशी से कांग्रेस ने साधे कई निशाने। आज सुबह 11 बजे लेंगे शपथ। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। पहले यहाँ पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, अब धुर विरोधी चन्नी या चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री होंगे, ये आपको याद रखने हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।